तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है हमारी पूरी फैमिली अच्छी होगी। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और कल वापसी थी, लौटना था, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई। कल ही पता चला कि रिया चक्रवर्ती, उनसे आज पूछताछ होगी। लास्ट फ्राइडे को सीबीआई की टीम ने पूछताछ का सिलसिला शुरू किया था नीरज से, और 8 दिन के बाद आज फ्राइडे को पहली बार रिया चक्रवर्ती का नंबर आया। रिया चक्रवर्ती से इस वक्त सीबीआई पहली बार पूछताछ कर रही है। हमारे कैमरामैन विनोद शिकारपुरी इस वक्त कैमरे पे हैं और मैं आपको दिखाता हूं। ये मुंबई में डीआरडीओ का ऑफिस है और इस डीआरडीओ ऑफिस के अंदर सीबीआई की एक पूरी टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती भी इसी डीआरडीओ ऑफिस में है। सुबह करीब 10:30 बजे रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंची और अपने साथ वो सारे सबूत, बाकी सारी चीजें, फोन, ये सब कुछ लेकर आई, ताकि सीबीआई को जब सवाल जवाब हो और अगर वो अपने सफाई में कुछ कहें तो साथ में वो सबूत भी दे सकें। तो ये डीआरडीओ ऑफिस, सुबह से बहुत ही तेज बारिश, जब से मैं आया हूँ आज सबसे ज्यादा तेज बारिश हुई, और इस बारिश की वजह से फिर आपको कहानी सुनानी है, तो मैं बस डीआरडीओ ऑफिस के सामने यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मतलब बैठा हूँ और आपके लिए कहानी है। तो सवाल ये है कि क्या कुछ हुआ, 8 दिन के बाद क्यों पूछताछ हुई। सीबीआई अब तक अपना होमवर्क कर रही थी, सारे विटनेस से पूछताछ कर रही थी, तैयारी पूरी हो गई। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम पहुंच गई कल। अब सीबीआई को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया हुआ, कि कहीं उनसे पहले एनसीबी वाले उठाकर ले जाएं और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू कर दें, और गलती से अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो गिरफ्तार कर ले तो फिर सीबीआई को अदालत जाना पड़ता रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए, उसकी कस्टडी मांगने के लिए। तो इसीलिए आनंद फानंद में सीबीआई ने आज सुबह सुबह सम्मन जारी किया और 10 बजे कहा आप हाजिर हो जाएं। रिया चक्रवर्ती यहाँ पहुंच गई। इस डीआरडीओ ऑफिस की जो गेस्ट हाउस है वहां पे पूछताछ चल रही है। एनसीबी की टीम पहुंच गई। आप लोगों ने एक सुना होगा, ड्रग्स का मामला चल रहा था, उसमें रिया चक्रवर्ती ने एक सफाई दी कि वो ड्रग टेस्ट करवाने को तैयार, ब्लड सैंपल देने को तैयार। अब ये तो बात हो गई। अब सवाल ये है कि अगर रिया चक्रवर्ती अपना ब्लड सैंपल देती और ड्रग टेस्ट करवाती तो क्या उसमें ड्रग्स निकलेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मैंने इस बारे में बात की। उनका कहना था कि अगर मान लीजिए रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स करीब महीने भर से ना लिया हो तो फिर बड़ा मुश्किल। अगर उन्होंने भी हाल में लिया हो ड्रग्स तब तो ब्लड में आ जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन हो गया उनको ड्रग्स न लिए हुए तो फिर ब्लड सैंपल में नहीं आएगा। तो फिर कैसे आ सकता है। ड्रग्स टेस्ट के दौरान ड्रग्स की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आमतौर पर जो नेल्स होते हैं, नाखून और बाल, इनके भी सैंपल लिए जाते हैं और इसके जरिए पता चल जाता है कि सामने वाले ने ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया। क्योंकि ड्रग्स की कुछ चीजें आपके नेल्स के अंदर सबूत के तौर पर जमा हो जाती हैं, उसी तरीके से बाल में भी हो जाती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक नेल्स एक हफ्ते में करीब 1 मिलीमीटर के आसपास बढ़ जाता है, बाल भी बढ़ते हैं, तो लोग नेल्स काट लेते हैं, नेल साफ कर लेते हैं, उसी तरीके से बाल भी कटवा लेते हैं, धुलते भी। तो मुश्किल ये हो जाता है कि ऐसे में फिर ड्रग्स को पकड़ना और साबित करना। ड्रग्स की मौजूदगी एक ही सूरत में होती है कि अगर किसी ने ड्रग्स लिया और उसको पकड़ लिया गया, उसका फौरन उसका टेस्ट हुआ, जैसे अल्कोहल में होता है, तो फिर निकल आता है। तो शायद यही वजह है, ये सारी चीज जानकारी है रिया और उनके वकील को, इसीलिए उन्होंने ओपनली कहा कि हम ब्लड सैंपल देने को तैयार हैं, हम ड्रग्स टेस्ट करवाने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने काफी वक्त से ड्रग्स नहीं लिया है तो सैंपल में कुछ आएगा नहीं। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज, आज सुबह मैं मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लैब गया सुबह सुबह। तब तक ये पता नहीं था कि रिया चक्रवर्ती से आज ही पूछताछ होगी। तो कलीना लैब में कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात की। सुशांत का जो विसरा है उसकी जांच उसी कलीना फॉरेंसिक लैब में हुई। उनसे मैंने विसरा के बारे में पूछताछ की, तो उनका कहना था कि सुशांत का विसरा निगेटिव आया। मेरा सवाल ये था कि पेट की थैली में पॉइजन, ड्रग्स या कुछ और। तो उन्होंने बताया कि एक टेक्निकल चीज होती है, जब वो रिपोर्ट बनाते हैं
तो उसमें ये लिखा होता है आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव। निगेटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइजनस चीज नहीं मिली, कोई ड्रग्स नहीं मिला जिसके ऊपर शक किया जाए। तो इसीलिए इस नेगेटिव रिपोर्ट में जो विसरा की आई है वो कई चीजें खुलासा करती है। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं ड्रग्स का एंगल आ रहा है। तो सवाल ये है, उसमें ये भी कहा गया कि 3 सिगरेट भरा गया था गांजे का और मौत से पहले वो सुशांत से लिया, सारी चीजें। अब मुंबई पुलिस की तरफ से करवाए गए इस कलीना फॉरेंसिक लैब के टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव है, तो क्या इस निगेटिव रिपोर्ट में ड्रग्स नहीं मिला? ये एक बड़ा अहम सवाल हो जाएगा। फॉरेंसिक एम्स की टीम, अभी जो खबर आई है वो है कि शायद मंडे को यहाँ पहुंचेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे और विसरा रिपोर्ट पे डिटेल में बात करने के लिए। वो टीम कूपर हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों से पूछताछ करेगी जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। वो टीम कलीना फॉरेंसिक लैब के उन साइंटिस्ट से बात करेगी जिन्होंने विसरा की जांच की थी, और जरूरत पड़ी तो फिर सीबीआई उसी कलीना फॉरेंसिक लैब में रखे हुए सुशांत के विसरा रिपोर्ट को, जो करीब 20% बचा हुआ अभी प्रिजर्व करके रखा है, उसकी जांच कहीं और करवा सकती है, हैदराबाद लैब में, दिल्ली के एम्स के लैब में, या कहीं भी और। अब ये सवाल कई लोगों ने पूछा था कि विसरा का सैंपल क्यों रखा जाता है। कहते हैं कि ऐसे कोई भी मौत जिसमें शक हो, संदेह हो, उसकी जब पोस्टमार्टम की जाती है और उस पर जब विसरा जांच होती है तो उस विसरा के कुछ सैंपल को रखने पड़ते हैं। उसकी वजह यह है, कल को यह मामला अदालत में जाएगा, किसी भी कीमत पे जाएगा। अब अदालत में अगर किसी ने ये उंगली उठा दी कि विसरा की रिपोर्ट ठीक से जांच नहीं की गई, इसमें बेईमानी है, जानबूझ के विसरा की रिपोर्ट गलत बनाई गई, आपके तब उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि कोर्ट ये कह सकती है कि ठीक है, लैब में विसरा की बाकी बचे हुए जो नमूने सैंपल है वो रखे हुए हैं, आप उसको उठाइए और जाकर आप न्यूट्रल, जिस स्टेट से उसका कंसर्न नहीं है, वहां जाकर आप उसकी दोबारा जांच कराइए। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, आमतौर पर विसरा के कुछ सैंपल लैब में रखने पड़ते हैं ताकि अदालत के हुक्म पर उस विसरा की अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा जांच की जा सके। सुशांत का विसरे का सैंपल अभी भी पड़ा हुआ है। अगर एम्स की फॉरेंसिक टीम जो सीबीआई की इस मामले में जांच में मदद कर रही है, उन्हें जरा सा भी गड़बड़ी लगा तो वो इस सैंपल को उठाकर कहीं और जांच के लिए भेज सकते हैं। तो उससे ये पता चल जाएगा कि मुंबई में इस विसरा की जांच कितने सही तरीके से की गई और बाहर कैसे की गई। तो ये तो हो गई विसरा की बात। अब सवाल है, जो सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही है, ये पूछताछ है क्या? जो मेरी सीबीआई ऑफिशियल जो सोर्स है उनसे जो बात हुई, ये घंटों पूछताछ चलेगी और कई चरणों में चलेगी और हो सकता कई दिन चलेगी। पहला दिन है तो शुरुआत सीबीआई ने रिया और सुशांत की कहानी से शुरू की। रिया कब सुशांत की जिंदगी में आई, कहाँ पहली मुलाकात हुई, कब दोस्ती हुई, कब प्यार हुआ, कब रिया सुशांत के घर आई, क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता जो है वो एक कपल जैसा था, क्या दोनों आगे चलकर शादी करने वाले थे, रिया और सुशांत के विदेश दौरे का सच्चाई क्या है, रिया और सुशांत के पैसों का सच क्या है, क्या रिया सुशांत के पैसे इस्तेमाल करती थी, उनका डेबिट कार्ड इस्तेमाल करती थी, क्या रिया के अकाउंट या उनके घर वालों के अकाउंट में सुशांत ने पैसे डाले थे, रिया के भाई और बाकी उनके परिवार की किसी और रूप में आर्थिक मदद की थी, रिया और महेश भट्ट का रिश्ता क्या है, रिया और सुशांत की बहनों और उनके घर वालों से रिया का क्या रिश्ता है, रिया का सुशांत के साथ कितना अच्छा रिश्ता है, सुशांत के घर वालों का रिया के साथ कैसा रिश्ता है, रिया सुशांत का घर छोड़कर 8 जून को क्यों गई, क्या ये दोनों अगले साल शादी करने वाले थे, एक कंपनी जो बनाई जिसमें 3 डायरेक्टर थे, रिया और रिया का भाई शौविक और सुशांत, उसका नाम रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्यों रखा गया, सुशांत के स्टाफ थे चारों, उन स्टाफ को क्या रिया ने रखवाया या वो स्टाफ पहले से थे, रिया के स्टाफ का रिया के साथ क्या रवैया था, और सबसे अहम सवाल ये
कि 8 जून को जब रिया गई तो 8 जून से 14 जून के बीच का कुछ सच उन्हें मालूम है कि नहीं मालूम है। और इससे भी खतरनाक ये कि जो सुशांत के ड्रग्स की बात आ रही है उसमें रिया का कितना बड़ा रोल था। क्या वो चाय कॉफी में उन्हें ड्रग्स के बूंदे दिया करती थी, उनके लिए ड्रग्स मंगवाया करती थी, वो खुद कितना ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स पैडलर कौन थे, ड्रग्स डीलर के साथ क्या रिश्ता था, ड्रग्स सिर्फ सेवन के लिए था या फिर कारोबार भी था। ये सारी चीजें एक एक, ये तो मैंने आपको कम बताया, अभी सोचिए कि इतना कम है जब कितना ज्यादा बोला। अनगिनत सवालों की फहरिस्त जो सीबीआई ने तैयार की। पूछताछ में दो चीजें होती है, एक तो फहरिस्त लिस्ट बन गई, एक जब पूछताछ में जवाब सामने आता है उसमें से फिर अलग सवाल निकलते हैं। मान लीजिए अगर सीबीआई के पास 500 सवाल है तो रिया के जवाब पे 100 सवाल और तैयार होते हैं, तो इस हिसाब से 600 हो गए। अब पूछताछ कैसे होती है, हम लोग सभी जानते हैं, खबर आपको सुनाते रहते हैं, आज उससे पूछताछ हुई, आज उससे पूछताछ हुई, घंटों पूछताछ हुई। जैसे कल सौविक से 14 घंटे पूछताछ हुई। तो पूछताछ कैसे होती है, थोड़ा सा मैं आपको इसका भी तरीका बताऊं। जैसे रिया पहुंची, अब पहले से एक सीबीआई की टीम तय कर लेती है कि इस पूछताछ में पहले राउंड में कौन कौन होगा। वो सब अपना होमवर्क कर लेते हैं। वो रिया के बारे में पूरी जानकारी पहले से ले लेंगे, रिया कब पैदा हुई, कितने साल की है, कहाँ रहती है, हाइट क्या है, वेट क्या है, स्कूलिंग कहाँ, कॉलेज कहाँ, फिल्मों में कब, और कौन कौन इसकी ज़िंदगी में है। ये होमवर्क करना पड़ता है पूरा। उसके बाद केस से जुड़ी हुई सारी जानकारी होती है, गवाहों की गवाहियों पे फिर गौर करते हैं और उसमें से सवाल आते हैं। तो एक बार रिया बैठी, अब उसके साथ डिपेंड करता है 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, अफसर बैठ जाए। अब चूंकि रिया एक महिला है तो उसके साथ एक फीमेल अफसर भी होंगे। अब पूछताछ शुरू होता है, पर पूछताछ घंटों एक साथ में नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि लगातार 1 घंटा सवाल पूछा गया, अब उसे 1 घंटे के बाद अचानक रिया को कहा गया कि अब आप आराम कीजिए, चाय कॉफी पूछ लेंगे, चले गए। अब वो इंतजार कर रही है, हो सकता है वो आधे घंटे में आ जाए, हो सकता है 2 घंटे बाद आए। ये सारा माइंड गेम होता है। कई बार ऑब्जर्व करते हैं, बिठाकर अकेले रूम में छोड़ देते हैं, लेकिन कैमरे और बाकी चीजों से मॉनिटर करते हैं उसके हाव भाव को, क्योंकि उनके साथ सारे एक्सपर्ट अलग अलग होते हैं कि ये कितना घबराई हुई है, कितना नहीं है, डरी है, सहमी है, उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज को वो पढ़ते हैं। फिर बीच बीच में जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, कोई दूसरा अफसर आके ज्वाइन कर लेगा, उनमें से एक उठ के वापस फिर चला जाएगा, फिर कोई नया आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक वन गो में 12-14 घंटे अगर पूछताछ होती है तो 12-14 घंटे कंटिन्यू सिर्फ पूछताछ नहीं होती है, बीच बीच में कई बार अकेला छोड़ दिया जाता है, कई बार खाने पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये ऐसा जानबूझ के किया जाता है ताकि उसको मॉनिटर किया जा सके, उसकी पूरी हरकतों को, क्योंकि वो भी बड़े स्टडी में काम आता है। तो रिया के साथ भी यही होगा। अभी रिया से पूछताछ होगी। इसके अलावा जो सुशांत के घर में 4 लोग थे, उन चारों से लंबी पूछताछ हो चुकी है। जो उन्होंने जानकारी दी अब वो रिया से पूछा जाएगा। इसके बाद एक एक कर उन चारों को रिया के साथ बिठाया जाएगा। इसके बाद फिर सारे इकट्ठे बैठेंगे, फिर सबको एक दूसरे के सामने बिठाया जाएगा, फिर क्रॉस सवाल होंगे। तो ये तो सारी चीजें होंगी और ये पूछताछ चलता रहेगा। अब एक बड़ा सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, आज रिया चक्रवर्ती अभी सीबीआई के मतलब पास है, पूछताछ हो रही है, क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो मेरी सीबीआई ऑफिशियल से बात हुई उसमें 2 चीजें उन्होंने बताई। एक, उन्होंने कहा कि अभी हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, जैसे उन्होंने आज 10 बजे का टाइम दिया। अगर रिया चक्रवर्ती 10 बजे नहीं आती तो ये उसको फिर से सम्मन देते। मान लीजिए वो फिर टाल रही है, तो फिर ये समझ के चलते कि रिया जांच से भाग रही है, मदद नहीं कर रही है, और ये एक तरह से उसको भगोड़ा भी करार दे सकते थे। ऐसी सूरत में रिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वो कोर्ट से कहते हैं उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है, क्योंकि ये सहयोग नहीं कर रही। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ रिया को बुला लिया गया, रिया आ गई, जैसे कल भाई को बुलाया, 14 घंटे बाद घर भेज दिया। अभी सीबीआई रिया को बुलाएगी, पूछताछ करेगी और घर जाने देगी। ज्यादातर गुंजाइश यही। अब 1% को अगर इस पूछताछ में कुछ ऐसी चीजें निकल के आ गई, कोई ऐसे सबूत सीबीआई के पास आ गए, तो उसे लगता है कि अब बाकी किसी सबूत की जरूरत नहीं है,
तो वो अरेस्टिंग शो कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है 99% चांसेस यही है कि रिया से पूछताछ होगी, फिर घर भेजा जाएगा, फिर पूछताछ होगी, फिर घर भेजा जाएगा, और इस इनिशियल स्टेज पर वो रिया को गिरफ्तार नहीं करेंगे। रिया को तब गिरफ्तार करेंगे जब उनके पास सॉलिड प्रूफ होंगे, सॉलिड सबूत होंगे, कुछ उससे जुड़े हुए लोगों के बयान होंगे जो सपोर्ट करेंगे इन चीजों को, तब जाकर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी बनती है। जो सीबीआई के एक अफसर हैं उनसे भी बातचीत हुई, उन सभी का भी यही मानना है कि सीबीआई वैसे भी इस तरीके से गिरफ्तार जल्दबाजी में कभी नहीं करती। जल्दबाजी में वो एक ही सूरत में गिरफ्तार करती है, जब कोई भाग गया तो फिर ऐसे लोगों को पकड़ के लाया जाता है। जो लोग जांच में मदद कर रहे हैं और जब बुलाया जा रहा है वो आ रहे हैं, तो फिर ग्राउंड नहीं बनता है कि उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वो दलील दे सकते हैं उनके वकील कि आपने बुलाया, हमारे हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो फिर अरेस्टिंग क्यों। तो इसीलिए इस वक्त जो बड़ा सवाल है कि क्या रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी तो गिरफ्तार भी होंगे। मुझे लगता है अभी सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी, अभी सिर्फ पूछताछ करेगी। और वो 2 दिन करे, 3 दिन करे, 4 दिन करे, क्योंकि बाकी स्टाफ से 6-6 दिन पूछताछ हुई है, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो पिठानी हो, चाहे वो केशव हो, चाहे वो दीपेश हो, इनसे 5-6 दिन तक बात पूछताछ हुई है। तो रिया से भी ये पूछताछ जो है अब लगता है मुझे कि इतनी लंबी चलेगी और गिरफ्तारी अभी मुश्किल नजर आती है। तो ये तो हो गई पूछताछ और इन सारी चीजों की बात। अब इस पूछताछ के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सुशांत के स्टाफ थे 4, अगर उनमें से किसी पे डाउट होता है सीबीआई को, ये मान के चलिए, और एक किसी को सीबीआई अरेस्ट कर लेती है, तो कहानी पलट जाएगी। अरेस्टिंग का मतलब है कि सीबीआई को कुछ सबूत मिले, तो पुख्ता चीज मिली। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी रडार पे है, कुछ ऐसी चीजें हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नीरज है वो कहीं कुछ छुपाता है, कभी कुछ बताता है, फिर नई बात बताता है। लेकिन इन लोगों को भी गिरफ्तारी तभी होगी जब इनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिलेंगे। तो अभी तो सीबीआई इस मामले की जांच ही कर रही है दोनों एंगल से, सुसाइड और मर्डर। अब बात सबूत पे और बाकी लोगों के बयान के आधार पर होंगे, तो जो भी चीज सामने आएगी उसके बाद सीबीआई तय करेगी। लेकिन फिलहाल उम्मीद इसी बात की है कि अभी रिया चक्रवर्ती से कई दौर की पूछताछ होगी, कई दिनों तक पूछताछ होगी। इस पूछताछ के दौरान अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो मुंबई में लैंड कर चुकी है। अब एक खबर ये भी है कि एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर लिया, दिल्ली आ गई। सीबीआई अभी 7 दिन तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की। अब कल शाम को जैसी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की यहाँ टीम आई है डिप्टी डायरेक्टर की अगुवाई में, तो सीबीआई को एक ये भी लगा कि कहीं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ना पहले ले जाए रिया चक्रवर्ती को, और कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास सबूत मिले और वो गिरफ्तार कर लें, तो फिर सीबीआई को कोर्ट के दरवाजे पे जाना पड़ता है कि भैया हमें भी दिला दो, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करनी है। तो एनसीबी के मुंबई में कदम रखते ही सीबीआई थोड़ा जल्दबाजी में आ गई, और इसीलिए उसने आज सुबह अचानक सम्मन भेजा और 10:30 बजे रिया चक्रवर्ती इसी डीआरडीओ ऑफिस जिसके बाहर मैं बैठा हूँ बुला लिया। पूछताछ चल रही है। तो अभी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ रहेगी, इसमें गहमा गहमी रहेगी। इस पूछताछ में क्या कुछ निकलेगा मैं कोशिश करूंगा अपने जो सोर्सेज हैं उनसे पता करके आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं, और इसके सारे डेवलपमेंट जो मुंबई से हैं वो आप तक पहुंचाता रहूं। तो आज इतना ही। आज बारिश में मैं भीग भी गया बहुत ज्यादा। आज पहली बार जब से आया हूँ इतनी तेज बारिश देखी मैंने, तो लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। हेक्टिक है थोड़ा, भाग दौड़ ज्यादा है, लेकिन यही हमारा पेशा है, भागना दौड़ना, जगह जगह से रिपोर्ट निकालना, आप लोगों तक पहुंचाना। तो यही कोशिश जारी और यही काम मेरा आगे भी जारी रहेगा। सुशांत केस से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा, पूछताछ से लेकर बाकी डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभी तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई आई है, सीबीआई आई है, अब एम्स की फॉरेंसिक टीम डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में मंडे को यहाँ पहुंचेगी। उनका जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट अविसरा पे होगा। तो एक साथ ईडी ऑलरेडी जांच कर रही है, तो एक साथ कई केसेस में जांच चल रही है, और ये सारी जांच का मकसद सिर्फ एक है, और वो है सुशांत की मौत का सच, जो हम सब जानना चाहते हैं। तो मुंबई डीआरडीओ ऑफिस के बाहर से कहानी में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी
नई कहानी के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ अपडेट भी देता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।